नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि उत्तर प्रदेश का बजट भी मैं करवाऊंगा और यूपी के जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी तो यूपीपी लगा है, आगे आरओ लगा है, फिर यूपीपीसीएस का लगा है एग्जाम, उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं, आप लोग भी अपना वादा पूरा करिएगा, वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर की बात करेंगे, बजट की। उत्तर प्रदेश में जो बजट पेश हुआ है इस बार 2024-25 का, उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जिनको भारत सरकार का बजट चाहिए उस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, डिटेल वीडियो है, लाखों में व्यू है, 3 से 4 लाख के आसपास शायद व्यू है। आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हो चैनल पर, ठीक है। तो राष्ट्रीय वाला भी बजट इंपॉर्टेंट ही है। स्पेशल की बात करते हैं तो देखिए, इस बार का उत्तर प्रदेश का जो बजट रहा वो 7,36,437.71 करोड़ रुपए का रहा। बजट को पेश कौन करता है दोस्तों? वित्त मंत्री पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री कौन है? तो आप इनका नाम याद रखना। कौन है जी? ये हैं दोस्तों सुरेश कुमार खन्ना जी। सुरेश खन्ना ये वर्तमान में वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और इन्होंने ही बजट को पेश किया हुआ है। ये हैं सुरेश खन्ना, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के बगल में जो बैठे हुए हैं। तो इन्होंने 5 फरवरी 2024 को बजट पेश किया। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद पर हैं। ये उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी है बजट की। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर आते हैं बजट में, और बजट में एक एक चीजें, एक एक पहलुओं की बात करेंगे। क्या योजनाएं की घोषणा की गई है, किस क्षेत्र में कितना आवंटन की बात की गई है। इसके बाद एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, जिससे एक ही वीडियो में, वीडियो देखते ही देखते आपका सब तैयार हो जाए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अब देख लेते हैं विभाग वाइज किसमें किसको कितना आवंटन किया गया। ये जो 7,36,000 करोड़ है, ये कहाँ खर्च किए जाएंगे? ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय बजट है वो 48,21,000 के आसपास में करोड़ में ये जारी किया गया है। यूपी का 7,36,000 करोड़। चलिए, तो किस विभाग को कितना पैसा दिया गया? प्राथमिक शिक्षा के लिए 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऊर्जा के लिए 57,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पुलिस विभाग में 39,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी में 34,000 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 27,000 करोड़, पंचायती राज के लिए 21,000 करोड़, एमएसएमईज के लिए 21,000 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 25,000 करोड़, नगर विकास के लिए 25,000 करोड़। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब यूपी का बजट आता है या कहीं किसी राज्य का बजट आता है, तो उसमें ग्रामीण विकास कैसा हो रहा है, शहरी विकास कैसा हो रहा है, कितना उस पर खर्च किया जा रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और नमामि गंगे में भी देखिए लगभग 25 करोड़ ही आसपास में ये भी है। तो ये तीन तो आप याद रखना, बड़ा आसान है। 25,000 करोड़, नगर, शहर और गंगा, ठीक है ना। मतलब कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जलापूर्ति के लिए, तो ये तीन याद रखना। बाकी ऊर्जा के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एनर्जी में कितना खर्च करेगा उत्तर प्रदेश सरकार? तो 57,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब जे एक जैसे होता है जीडीपी, है ना, जीडीपी जानते हो? देखो, एक होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जब यही चीज ये देश के प्रति होता है, जब यही चीज राज्यों में लागू होता है तो उसे कहते हैं जीएसडीपी। जीएसडीपी, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। तो जब हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ जीएसडीपी की बात करेंगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये होता क्या है पहले थोड़ा सा समझ लो, कुछ लोग को पता भी होगा, कुछ लोग को नहीं पता हो, वो ध्यान से देख लो। देखो, जीडीपी क्या होता है? ये किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की, जब हम लोग देश की बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी बात करेंगे, है ना, देश, और राज्य की बात करेंगे तो राज्य यहाँ पर। अगर मान लीजिए किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी एक देश के अंतर्गत, उसके बॉर्डर्स के अंतर्गत जितने भी सर्विसेज का यानी सेवाओं का, और जितने भी उत्पादों का यानी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन हो रहा है होता है, उसी को कहते हैं जीडीपी। फिर से सुन लो, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किसी देश की सीमा के भीतर जितनी भी सेवाओं का और उत्पादों का उत्पादन होता है, उसे कहते हैं जीडीपी। अब वो किस दर से बढ़ रही है उसे कहते हैं जीडीपी वृद्धि दर, या कहें जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, समझ में आई बात। अब ऐसे आ जाते हैं यहाँ पर, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, ये भी फाइनेंशियल ईयर रहेगा, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी राज्य के अंतर्गत, राज्य की सीमाओं के भीतर भीतर जितनी भी सेवाओं और उत्पादों का उत्पादन हो रहा होता है, उसे कहते हैं जीएसडीपी। उत्तर प्रदेश आज के टाइम पर जीडीपी के मामले में, या कहें जीएसडीपी के मामले में, देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यानी जीएसडीपी को सीधा सीधा हम लोग इकोनॉमी से भी रिलेट कर लेते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी
दूसरी सबसे ज्यादा इकोनॉमी है भारत में, किसी भी राज्य में सबसे टॉप की इकोनॉमी है महाराष्ट्र की भारत में, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश की, तीसरे पर तमिलनाडु है। ये अपडेटेड डाटा है, पहले तमिलनाडु दूसरे पर था, उत्तर प्रदेश तीसरे पर था, अब उत्तर प्रदेश ने पीछे कर दिया है तमिलनाडु को, ठीक है, अभी दिसंबर 2023 में पीछे किया था। तो ये अच्छा फाइनेंशियल ईयर तो समझ में आता है ना, ऐसा तो नहीं है फाइनेंशियल ईयर नहीं समझ में आ रहा हो। देखो, एक कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है, 31 दिसंबर तक, जो कैलेंडर में आपके होता है। और फाइनेंशियल ईयर जो होता है ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, ठीक है ना। इसीलिए आप 2023-24, 2024-25, 2025-26 ऐसा सुनते होगे कि मतलब इस साल के 1 अप्रैल शुरू होगा, अगली साल के 31 मार्च तक चलेगा। अब आते हैं यहाँ पर इस बजट पर, ठीक है, इतना बेसिक चीजें समझ में आ गई। 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, जो मैंने आपको समझाया, इसको मौजूदा कीमतों पर 24,99,76 करोड़ रुपए रखने का अनुमान जताया है। कि मतलब अपने राज्य की जो जीएसडीपी है वो 24,99,000 करोड़ तक पहुंचेगी। मतलब इसका अनुमान लगाया है कि इतना पहुंचना है, अभी है नहीं इतना, इतना पहुंचना है, जो कि पिछले साल से यानी 2023-24 के संशोधित अनुमान से 5.8% अधिक है, ठीक है ना। तो पिछले वाले से हम लोग मतलब उत्तर प्रदेश के राज्य के लोग क्या करेंगे, इस बार 5.8% अधिक जीएसडीपी होने का लक्ष्य बना करके चल रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। 2024-25 में व्यय जो होगा ऋण चुकतियों को छोड़ करके, जितना लोन लिए हैं उधार लिए हैं उसको छोड़ करके कुल कितना खर्च करेंगे, तो 6,96,632 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इतना तो खर्च करेंगे, ठीक है ना। और अनुमान है 2023-24 के संशोधित अनुमान से 14% ज्यादा है, पिछली बार से 14% ज्यादा इस बार खर्च करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। इसके अलावा राज्य को 39,806 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाना होगा, जो कर्जे लिए जाते हैं, ठीक है ना, कभी देशों से लिए जाते हैं, कभी सरकार से लिए जाते हैं। तो ये कर्ज जो है कभी बैंक से लिया जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, आप सुनते हो ना कि वर्ल्ड बैंक ने इस राज्य में इस परियोजना के लिए, या एडीबी ने इन्वेस्ट किया है, तो या ऋण सैंक्शन किया है, तो वो सभी जो होते हैं ऋण वो चुकाए जाते हैं राज्यों के बजट में। तो ये 39,806 करोड़ इस पर कर्ज चुकाएगी उत्तर प्रदेश सरकार इस बार। इसके बाद 2024-25 के लिए प्राप्तियां जो होंगी, ये उधारों को अगर हटा दिया जाए तो कुल प्राप्तियां जो होंगी वो 6,10,101 करोड़ है, ठीक है। इनका अनुमान है, जिनमें 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 15% की वृद्धि है। प्राप्तियां क्या है, जो आप रोडवेज से सफर करते हो ना, रोडवेज से जो किराया देते हो वो जाता है राजस्व में, ठीक है, रेवेन्यू में वो कलेक्ट होता है। जो रोड पर देते हो टैक्स, ठीक है, तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहभागिता होती है। और विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं, जिसमें एसजीएसटी जो होता है, स्टेट जीएसटी जो होता है, वो भी राज्य सरकार वाले में जाता है। सेंट्रल जीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। पेट्रोल डीजल डलाते हो तो उसमें भी पता है आपको कि सीजीएसटी भी लगता है, एसजीएसटी भी लगता है, तो एसजीएसटी वाला हिस्सा राज्य सरकार के खाते में आता है। तो ऐसे ऐसे टोटल जो प्राप्तियां इनकी होंगी, कलेक्शन टोटल होगा वो 6,10,101 करोड़ का होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, 7,36,36,000 करोड़ का बजट लॉन्च किए हैं कि इतने का बजट है, और इतने का बजट में क्या करेंगे, ये 6,10,000 के आसपास में ये क्या करेंगे, कहाँ गया, ये 6,96,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और 39,000 करोड़ रुपए का कर्ज भरेंगे, तो हो गया ना 7,36,000 करोड़, मोटा मोटा है ना। और फिर इसमें मिल कितना रहा इनको, 6,10,000 करोड़, मतलब अभी भी 1,25,00,000 करोड़ के आसपास इनको और चाहिए होगा, है ना। चलिए, तो 2024-25 में राजस्व का अधिशेष जो रेवेन्यू सरप्लस रहने वाला है, ये जीएसडीपी का 3% रहने वाला है, यानी 74,147 करोड़ रहने का अनुमान है। ये भी पिछली बार की अपेक्षा लगभग बराबर है, ठीक है ना। तो इतना रेवेन्यू सरप्लस रहने वाला है, ठीक है। चलिए, अब ये वही वाला पेज फिर आ गया, हाँ वही वाला पेज है, ऊपर की दोनों लाइन वही है, संशोधित अनुमान के लगभग समान है, तीसरी लाइन नहीं जुड़ी है। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जो होगा वो जीएसडीपी के 3.46% होगा, यानी 86,531 करोड़ रुपए पर लक्षित है। कि राजकोषीय घाटा क्या, आप देख रहे हो कि बजट लॉन्च किए 7,36,000 करोड़ का, और प्राप्त कितना हो रहा है,
10,000 करोड़ का। तो इतना प्राप्त हो रहा है लेकिन खर्च ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मतलब राजकोष घाटे में जा रहा है ना, मतलब कि राजकोषीय घाटा यानी कि राजकोष में आपके पास जितना पैसा है अगर उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो तो मतलब घाटे में ही जा रहे हो ना, वो घाटा है। अब ऐसा मत सोचना अरे सरकार कर रहे हो घाटे में जा रहे, ये सबके साथ होता है, ये बेसिक कॉमन चीज है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि घाटे में जा रही है, घाटा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप ऐसा समझिए कि राजकोषीय घाटा उसे कहते हैं कि जब कोष से ज्यादा बजट का खर्च किया जाए, ठीक है। तो मतलब जितना कलेक्शन हो रहा है उससे ज्यादा का अगर खर्च हो रहा है तो वो घाटा में जोड़ा जाता है। तो यहाँ 86,531 करोड़ रुपए जो है ये जीएसडीपी घाटा है, राजकोषीय घाटा, ये बात ध्यान रखना। मतलब राजकोष में जितना होगा उससे ज्यादा अगर खर्च किया जा रहा है, राजकोषीय घाटा। चलिए अब अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि क्या क्या घोषणाएं की गई। मतलब वो पैसे तो जान लिए खर्च किए जा रहे हैं, कहां पर खर्च किए जाएंगे अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा तो आपको अच्छे से सब याद भी हो जाएगा। तो नीतिगत घोषणाओं में बात करते हैं, सबसे पहले कृषि की बात करते हैं। देखिए जब राज्य का बजट कभी भी पढ़ना ना तो सबसे ज्यादा शहर में कितना खर्च, ग्रामीण में कितना खर्च, कृषि में कितना खर्च, ये तीन मूलभूत चीजों को याद रखना, ठीक है। चलिए ग्राम पंचायतों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। ये तीन की तीनों योजनाएं आपको रट डालनी है। पहला राज्य कृषि विकास योजना, दूसरा विश्व बैंक सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि योजना, और तीसरा क्या है, स्वचलित मौसम स्टेशन स्वचलित वर्षा गेज योजना, ठीक है। स्वचलित यानी ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन, ऑटोमेटिक वर्षा गेज योजना। तो ये तीन योजनाएं हैं और तीन योजनाओं का आवंटन 460 करोड़ रुपए है। इन पर 460 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आवास की अगर बात करें तो आवास में मुख्यमंत्री के द्वारा शहरी विस्तार और नए शहर के पहल के तहत टाउनशिप योजना, टाउनशिप विकसित करने के लिए यानी कि नगर विकास, नगर टाइप का बनाने के लिए शुरू किया गया है और इस पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब छोटे छोटे नगर बनाए जा रहे हैं, टाउनशिप बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद महिला और बाल कल्याण की बात करें तो महिला और बाल कल्याण में विधवाओं के कल्याण के लिए 4,073 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, युवा सशक्तिकरण। युवा सशक्तिकरण के लिए ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना चला रहे हैं और इसके तहत स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। जो कॉलेजेस में जाते हैं, इंटर पास करते हैं या उसके बाद आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं तो उनको मोबाइल और टैबलेट दिया जाता है। अभी तक इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए इस बार आवंटित किए गए हैं। अब तक 25 लाख टैबलेट बांटी जा चुकी है। आपने ये सुना भी होगा, तो ये सुना होगा तो सिर्फ सुना से नहीं, मतलब आपको याद रखना है ये, ठीक है ना, कि किस योजना के तहत दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत इसे दिया जा रहा है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी पर सरकार कितना खर्च करेगी। तो ग्रीन एनर्जी आपको याद होगा, करंट अफेयर मैंने कवर कराया था कि उत्तर प्रदेश जो है ये हरित ऊर्जा नीति, ग्रीन एनर्जी पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है ना। तो इसके तहत सरकार ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा में, रीन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने के लिए हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ 4,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ 2030 तक वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र, वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र में 15% तक बढ़ाया जाएगा, इसका लक्ष्य रखा गया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी जो कि सीएम यहाँ के, उन्होंने एक सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान भी किया था, 36 करोड़ पौधे लगवाए थे, पौधरोपण किया था और ये एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, ठीक है ना। तो ये जो है इसी के तहत है, क्योंकि टारगेट रखा है 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कि वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र जो है 15% तक बढ़ जाए। बिजली सब्सिडी की बात करें तो किसानों को निजी ट्यूबवेलों के निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2400 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उनको निर्बाध बिजली मिलती रहे, इसके लिए 2400 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं। अब इकोनॉमी पर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश 2022-23 में जीएसडीपी 8.3% की दर से बढ़ी, जबकि 2021-22 में ये 10.2% पे थी। ये जीएसडीपी ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट बात करते हैं ना, ये जीएसडीपी की ग्रोथ रेट है। मतलब उत्तर प्रदेश जो है ये 8.3% की दर से बढ़ी 2022-23 वाले में, ठीक है। और 2021-22 में 10.2% की दर से बढ़ी थी। और वहीं जो नेशनल जीडीपी है, राष्ट्रीय जीडीपी है, जो देश वाली है, वो 2024-25 में 7.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।
कि 7.2% से बढ़ेगी। हालांकि अभी जो नया बजट आया हुआ है, ये तो अंतरिम बजट में बात की गई थी, जो नया बजट अभी आया है 23 जुलाई को, जिस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, उसमें ये बताया गया है कि 6.5% से लेकर के 7.0% तक जीडीपी ग्रोथ रेट होगी भारत की, ठीक है ना, इंडिया की। ये बात याद रखना, ये अनुमान लगाया गया है इस वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। 2022-23 में कृषि क्षेत्र में 10% की वृद्धि हुई है मौजूदा कीमतों पर। ये कृषि क्षेत्र में अनुमान जो वृद्धि है वो बताया जा रहा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन और आंसर पर। इतना समझ में आया? जितना भी आया हो दिमाग में रखे रहिए, अभी आप सॉल्व करोगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगी चीजें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने का बजट पेश किया? तो बताइए। ये आपके सभी लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटे लेवल की तैयारी करो चाहे बड़े लेवल। ये क्वेश्चन तो बेसिक है, ये पूछा जाएगा, तो इस सबके लिए पूछा जाएगा। बताइए, आंसर आप तक पहुंच गया होगा अब तक दिमाग में, बता दीजिए जल्दी से फटक से। 7.36 लाख करोड़ का, ठीक है ना। ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत बेसिक है, इसको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। बजट से कुछ भी नहीं पढ़ो तब भी ये पढ़कर जाना। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी जो है मौजूदा कीमतों पर कितने करोड़ रुपए का होने का अनुमान है? बताइए 2024-25 में कितना लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि हमारा जीएसडीपी इतना हो जाएगा? तो ये कितना लक्ष्य रखा है? तो आप बताओगे 24,99,000 करोड़ का, ठीक है ना। तो लगभग 24,99,000 करोड़ का जीएसडीपी होने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सर्वाधिक अर्थव्यवस्था वाले राज्यों के मामले में किस स्थान पर आता है? तो आप इसको याद रखिएगा कि दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को पीछे कर दिया और उत्तर प्रदेश आ गया दूसरे सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाले राज्य के मामले में। प्रथम पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है तमिलनाडु, ठीक है ना। चलिए, बस 3 ही याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत युवाओं को टैबलेट और मोबाइल वितरित करने की योजना शुरू की? किस योजना के तहत युवाओं को टैबलेट और मोबाइल फोन दिया जा रहा है? बताइए। दीनदयाल उपाध्याय युवा सशक्तिकरण योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा सशक्तिकरण योजना, स्वामी दयानंद सरस्वती युवा सशक्तिकरण योजना, या स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना? ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप बताओगे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। आप जानते हो राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है, तो युवाओं के लिए ये प्रेरणा के स्रोत थे ही स्वामी विवेकानंद जी, इसीलिए आप युवा देख करके इनको लगाना, ठीक है ना। चलिए, तो राष्ट्रीय युवा दिवस, अभी राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय वाला भी मैंने पढ़ाया आपको दिवस, आप जानते हो इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। इन्हीं की जयंती पर मनाते हैं, इससे आप लिंक कर सकते हो। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके, आगे। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत वन वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है? तो कितने प्रतिशत वन वृद्धि होने का लक्ष्य रखा है 2030 तक? तो आपको यहां पर मैंने बताया था ना 15%, है ना। यहां पर देखिए, ये 2030 तक वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र 15% तक बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप बी ऑप्शन लगा दोगे। ओके, क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा आपको आइडिया लगा कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उत्तर प्रदेश बजट से। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, जैसे कि आप जानते हो पिछले भी एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन मैंने फंसाए थे, इस बार भी आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो देखना है, हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिलहाल यूपी स्पेशल करंट अफेयर पेश है आपके लिए, वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर कर दो। चलिए, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अयोध्या में बने भगवान राम मंदिर की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? शुरुआत जय श्री राम बोल करके करते हैं। बताइए, इनमें से कौन सी एक विशेषता अयोध्या में बने भगवान राम मंदिर की नहीं है? ऑप्शन ए, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है राम मंदिर 3 फ्लोर का है और हर मंजिल 20 फीट की है। ये सही है, ये सही कथन है। यहां पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, ध्यान रखना। इस मंदिर में स्टील या लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं। जितने भी प्राचीन मंदिर हुआ करते थे उसी के तर्ज पर इसे भी बनाया गया है। प्राचीन मंदिरों में कभी भी लोहे, सीमेंट और सरिया इन सब का यूज नहीं किया जाता था। इसमें भी लोहा, स्टील, सीमेंट इन सब का यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसको भी उसी
ढांचे में बनाया गया है। अभी मैं और फैक्ट बताऊंगा इससे रिलेटेड। तो इसमें भी लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। मुख्य मंदिर में राजस्थान के भरतपुर जिले से आए गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल सही है ये भी। राजस्थान के भरतपुर जिले से गुलाबी बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ है। तो ये 3 पॉइंट तो आपको राम मंदिर से पॉजिटिव मिल गए। इस मंदिर में ईरान से लाए गए सालीग्राम पत्थर का इस्तेमाल हुआ है? नहीं। सालीग्राम पत्थर का इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन ईरान से नहीं लाया गया है, वो लाया गया है नेपाल से। ठीक है ना। क्वेश्चन टफ ना लगे, इस क्वेश्चन को इस प्रकार इसलिए लिखा गया है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर कराया जाए। ठीक है ना। तो घबराना मत, क्वेश्चन टफ नहीं है। चलो, तो ईरान की जगह यहां पर नेपाल कर लेना। नेपाल से, नेपाल की गंडकी नदी, नेपाल की गंडकी नदी जो है, नदी, यहां से सालीग्राम पत्थर लाए गए हैं और उससे मूर्ति बनाई गई। ठीक है। एक बात और, मैं आपको कुछ और अयोध्या राम मंदिर से कुछ पॉइंट लिख देता हूं। अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं लिख देता हूं। श्री राम मंदिर, ठीक है ना। तो देखो, पहला पॉइंट तो ये है दोस्त, ये मंदिर है कहां पर, स्थान कहां पर है। तो जहां रामलला का जन्म हुआ था, जन्म स्थान था अयोध्या, जिसका नाम पहले, जिले का नाम पहले फैजाबाद था, बदल करके अब अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है ना। अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले तो सब लोग इसको अच्छे से जान ही रहे होंगे। अब इसमें मंदिर जो बना गया है, मंदिर जो बना है, मंदिर ये जो बना है, ये पूछा जाएगा आपसे किस पद्धति पर है। ठीक है ना। किस कला शैली का है। तो मंदिर शैली जो है, मंदिर शैली जो है दोस्त, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर शैली जो है, ये है नागर शैली, नागर शैली। ठीक है ना। नागर शैली। दक्षिण भारत के जितने मंदिर होते हैं द्रविड़न शैली के होते हैं, द्रविड़ शैली के होते हैं। उत्तर भारत के अमूमन मंदिर नागर शैली में आपको बने हुए दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये नागर शैली में बना हुआ है श्री राम मंदिर, याद रखना, अयोध्या में। एक BAPS हिंदू मंदिर अभी UAE में बना है, वो भी नागर शैली में ही बना है। नागर शैली की खास विशेषता ये होती है कि एक चबूतरा बनता है आगे, और उस चबूतरे पर चढ़ करके जाना होता है, तब फिर मुख्य द्वार होता है, अंदर गर्भगृह होता है, ये उसका ढांचा होता है और गुंबदनुमा बना होता है। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना। मतलब पहचानने का तरीका है कि नागर शैली है कि नहीं। ठीक है। चलो, मंदिर शैली नागर है। लागत कितनी आई है बनाने में, लागत कितनी आई है बनाने में, तो आप कहोगे 1800 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए गए हैं, लेकिन और भी खर्च किए जाने हैं। ठीक है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट जो है, अयोध्या श्री राम मंदिर ट्रस्ट, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। ध्यान रहे, कोई गवर्नमेंट नहीं बना रही है, कोई संस्था, कोई वैसा मतलब कोई पब्लिक नहीं बना रही है। इसको श्री राम मंदिर ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस ट्रस्ट के थ्रू बनवाया जा रहा है। जो आप लोग दान दक्षिणा दान कुछ करते हो, वो सब इस ट्रस्ट में जाता है। जो वहाँ की सिक्योरिटी है, जो वहाँ की सुविधाएं हैं, वो ट्रस्ट के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। ठीक है ना। हाँ, गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी मांगी जाती है, तो कभी CRPF, कभी CISF, ये सब भी जवान वहां पर सिक्योरिटी में लगते हैं। चलिए, खैर वो सब नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका ये पूछा जाएगा, मंदिर, आप बताओ जो मूर्ति बनाई गई है, वो मूर्ति किसने बनाई है। ठीक है ना। मूर्तिकार कौन है, मूर्तिकार कौन है। तो अयोध्या, अयोध्या रामलला के जो मूर्ति बनाई गई है, वो मूर्ति बनाई है अरुण योगीराज ने, अरुण योगीराज ने। ये ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से सब जगह से क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ के हैं भाई ये हैं कर्नाटक के, कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं अरुण योगीराज, उन्होंने ये मूर्ति बनाई हुई है। और इस मंदिर में किन किन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, तो आप बताओगे। राजस्थान के भरतपुर जिले से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है मुख्य मंदिर में, और सालीग्राम पत्थर का यूज किया गया है वहां की मूर्ति को बनाने में। ठीक है ना। देखो, सालीग्राम पत्थर ना, उसमें कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु का अवशेष है कुछ। तो यहाँ पर देखो, भरतपुर जिले से गुलाबी बलुआ पत्थर लाया गया है, ये मुख्य मंदिर में इसका इसका यूज किया गया है। और सालीग्राम पत्थर जहां कहां से लाया गया है, नेपाल से लाया गया है। ठीक है। ये दोनों ही याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला, हाल ही में PM मोदी ने अयोध्या में कितनी अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है। तो PM मोदी ने अयोध्या में अभी 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस, ये भारत में ट्रेनों की क्वालिटीज हैं, टाइप है। ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ डिटेल बताने के लिए है नहीं, आप ये जानो। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर पूछा जाएगा अगर, तो इस बार
कम से कम आप समझ लीजिएगा, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का आता है तो उसमें से 4 क्वेश्चन आप अयोध्या से ले लेना फिक्स है। 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा योजना परियोजना और इतने ज्यादा क्वेश्चन, इतने ज्यादा डेवलपमेंट हुई है कि उनसे क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया है? भारत का पहला पूर्णतः बालिका सैनिक स्कूल ये कहाँ खुला है? तो दोस्तों ये खुला है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। ठीक है ना, वृंदावन, वृंदावन वैसे पड़ता है मथुरा में ही, ठीक है ना, मथुरा में ही पड़ता है। यहाँ पर दोनों हो गया है, देखो ये मथुरा और ये दोनों ऑप्शन में दे दिया। वृंदावन मथुरा में इसका उद्घाटन किया गया। पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है, पूरी तरीके से सैनिक स्कूल जो बालिकाओं के लिए डेडिकेटेड रूप से है। इसका उद्घाटन किया किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उद्घाटन किसने किया भाई? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह जी। ठीक है, पूर्ण बालिका ये सैनिक स्कूल है। अगला, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? अब इससे दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछेगा आपसे कि ये उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है, ये बताइए किस नदी पर ये चलाया गया है, शुरू किया गया है। तो नदी भी पूछी जाएगी, ध्यान रखना। और किस जिले में है, तो ये यह क्वेश्चन ही है। तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सबसे पहले किस जिले में चलाया गया? तो आप बताओगे प्रयागराज में। अब प्रयागराज में सुनते ही लोग तुरंत गंगा नदी लगा देते हैं। ठीक है, जिसको प्रयागराज याद होगा वो सोचेगा, अगर ये क्वेश्चन पढ़ के गया ऐसे वन लाइनर के रूप में, तो वो सोचेगा भैया गंगा लगा देना, लेकिन नहीं। गंगा यमुना का संगम होता है, आप जानते हो, गंगा यमुना और सरस्वती, सरस्वती इन 3 नदियों का संगम होता है प्रयागराज में। और इस संगम को क्या कहते हैं? पिछली बार के यूपी पुलिस के ही एग्जाम में पूछा गया था, इस बार वाले नहीं, इससे पहले वाले में जो यूपी के एग्जाम में ही पूछा गया था कि बताइए त्रिवेणी संगम कहां पर स्थित है। बहुत सारे बच्चे गलत कर गए, बहुत सारे लोग। त्रिवेणी कहां पर स्थित है? तो त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में। और ये त्रिवेणी जो है ये यही कहलाता है, त्रिवेणी संगम यही कहलाता है, यही कहलाता है जहां गंगा यमुना सरस्वती का मेल होता है, और वो जगह है प्रयागराज। ठीक है, त्रिवेणी संगम कहाँ है भैया? प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ था पिछली बार। फिलहाल ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है ये कहाँ खोला गया है? तो ये आप बोलोगे यमुना नदी पर, यमुना नदी पर। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का ये रहेगा आंसर अगर नदी पूछा जाए तो। ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। गंगा यमुना सरस्वती के संगम को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। अच्छा, वहीं त्रिवेणी संगम के पास में ही बगल में अकबर का किला है। जो लोग रहते होंगे इलाहाबाद में, तैयारी कर रहे होंगे, वो लोग कभी गए भी होंगे संगम में, है ना, संगम गए हो तो संगम में वहीं पर अकबर का किला है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, अकबर का किला पूछा जाता है स्टैटिक में आपके उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहां पर पानी की अहमियत समझाने के लिए दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है? दुनिया की पहली वाटर यूनिवर्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, वाटर यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में हम लोग पहले हैं जो वाटर यूनिवर्सिटी, वाटर के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए, वाटर संरक्षण कैसे किया जाए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। इन सब के लिए खोला गया है। कहाँ है ये भैया? हमीरपुर में। हमीरपुर उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है, उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है हमीरपुर, और वहां पर जल विश्वविद्यालय खोला गया है पहला। ठीक है, चलिए अगला, एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष राज्य कौन बनकर आया है? शीर्ष राज्य एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो इसके लिए इसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता कौन सा राज्य है? तो आपको सिंपली क्या करना है ना, जो पॉपुलेशन के हिसाब से राज्य है उसी को आप कैटेगराइज कर दो। जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का लगा देना। सबसे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश एमएसएमई के महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में। क्वेश्चन समझ लो, मतलब ये हुआ कि कहाँ पर छोटे और लघु उद्योग इतने ज्यादा हैं कि उनका योगदान जो है जीडीपी में उस राज्य में ज्यादा है। तो एमएसएमई में उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है कौन? महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और थर्ड पर है तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना जी। एमएसएमई दिवस पूछा जाएगा एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो एमएसएमई दिवस मनाया जाता है साथियों 27 जून को, 27 जून को। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे,
हाल ही में किस शहर ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया दोस्तों किसने? अयोध्या ने। अयोध्या ने, ठीक है ना, श्री राम नगरी अयोध्या में, जो कि सबसे लंबी सोलर लाइन लाइट स्थापित की जा रही है दुनिया की। ठीक है, गुप्तार घाट से ये शुरू होगी और नया घाट तक होगी। ठीक है, गुप्तार घाट से नया घाट। ठीक है, अयोध्या। अयोध्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, अयोध्या श्री राम मंदिर से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। हाल ही में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन स्थापित करने वाला पहला भारत का शहर कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश का ही शहर है, और वो शहर है कौन? अयोध्या नहीं, ये है वाराणसी। वाराणसी, ध्यान रहे, डिजिटल 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन स्थापित किया है, मतलब कि 3D मैप पूरा बनाया हुआ है। ठीक है ना, पूरा 3D मैपिंग की गई है पूरे पूरे शहर की, और ये पहला बन गया है, वाराणसी में ऐसा किया गया है। अब 3D प्रिंटिंग की बात आई है, 3D प्रिंटिंग की बात आई है, तो मैं आपको हमेशा कुछ पॉइंट्स याद कराता हूँ, याद रख लेना ये सभी। अच्छा, अब यूपी स्पेशल पढ़ रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बच्चे या किसी भी एग्जाम के बच्चे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यूपी का ही पूछेगा आपसे, नेशनल का नहीं पूछेगा। यूपी भी तो भारत में है, तो भारत वाले भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, इसको जितना लिंक कर पाओ उतना लिंक करके पढ़ो। 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, जैसे अगर पूछा जाए पहले 3D प्रिंटेड मंदिर पहला कौन सा? पहला, यहां पर मैं पहला लिख दे रहा हूं सब जगह, पहला कॉमन समझिएगा। ठीक है ना, पहला पहला यहाँ कॉमन है। 3D प्रिंटेड मंदिर, तो आप बताओगे 3D प्रिंटेड मंदिर पहला वाला कहां पर है भाई? कहां बना है? तेलंगाना। तेलंगाना में पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया है। और पूछे जाए आपसे कि बताओ पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां है? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां है? तो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बताओगे? जल्दी बताते रहो कमेंट करके। बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, अच्छा, 3D प्रिंटेड मंदिर आ गया, मस्जिद भी जान लो। 3D प्रिंटेड मस्जिद कहां है? पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद कहां बना है? तो कहां बताओगे? बताओगे सऊदी अरब में बना है। कहां पर? सऊदी अरब में बना है। ठीक है जी। अच्छा, पूछ लिया आपसे कि पहला 3D प्रिंटेड बता दो रॉकेट कौन सा है, किसने लॉन्च किया? पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, तो आप बताओगे भारत ने लॉन्च किया, और भारत की अग्निकुल 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 कॉस्मोस, इस कंपनी ने लॉन्च किया। रॉकेट का नाम अगर पूछेगा तो रॉकेट का नाम याद रखना, इस रॉकेट का नाम अगर पूछेगा तो आप बताना अग्निबाण। अग्निबाण, ठीक है जी, अग्निबाण लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने, पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ये 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अगला, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, लेट में प्रोवाइड करूंगा, हो सकता है ना प्रोवाइड करूं, हो सकता है बहुत लेट में प्रोवाइड करूं, लेकिन जब भी आऊंगा क्वालिटी कंटेंट के साथ आऊंगा। फर्जी कंटेंट पढ़ाना हमारी प्राथमिकता नहीं है, जो देते हैं ओरिजिनल देते हैं। 8 साल से करंट अफेयर आपको दे रहे हैं, शिकायत कभी नहीं आई है ऐसी कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बने। ठीक है, जब मुझे लगता है कि इसमें हम उतना कंटेंट नहीं दे पाएंगे तो उस चीज़ को मैं शुरू ही नहीं करता हूँ। जिसको मैंने शुरू किया, जिसमें मैंने कंटेंट दिया, उसमें 100% क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ठीक है ना, ये आप उठाकर इतिहास देख लोगे अपने, या फिर सीनियर वगैरह से पूछ करके पता कर सकते हो। बार बार मैं प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि ना प्रचार करने की वजह से पीछे जाता जा रहा हूँ, इसलिए अब झूम के प्रचार करेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, आप लोग भी रिकमेंड करना शुरू कीजिए। हाल ही में किसने अयोध्या राम मंदिर का डाक टिकट जारी किया है? अयोध्या राम मंदिर का डाक टिकट किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया है दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अयोध्या मंदिर पर डाक टिकट ये जारी किया गया है। इसमें भगवान राम, भगवान हनुमान, जटायु और भी ऐसे बहुत सारे उसमें टिकट बने हुए हैं। ठीक है ना, चलिए, तो अयोध्या राम मंदिर पर ये लॉन्च किए हुए हैं।
अगला, अच्छा ये क्वेश्चन आपसे बेसिक क्वेश्चन है, मतलब पूछ लिया जाएगा। चलो बताओ, अयोध्या शहर अब इतना बार चर्चे में आ रहा है अयोध्या शहर, तो बताओ अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे बसा है, के किनारे बसा है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं, ऐसे नहीं तुरंत बता लोगे मुझे पता है, लेकिन ऑप्शन दे रहा हूं। चलो ऑप्शन, ऑप्शन एक गंगा, ऑप्शन दो घाघरा, ऑप्शन तीन गोदावरी, ऑप्शन चार सोन नदी, सोन नदी। चलो हो गए ना कंफ्यूज? करो अब। सब लोग सरयू नदी तुरंत सोच लिए होंगे, अरे डुबकी तो लगाए हैं हम सरयू नदी में। बताओ कौन सा इनमें से है जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताना, जिसका सही आएगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है ना? चलिए बाकी लोग समझ जाना कि किसका सही आंसर है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष है? भाई 60 लाख को छांटना है उनको, 60 लाख को छांट करके, 40-50 लाख को छांट करके उनको कितने में करना है? 60,000 की वैकेंसी में करना है। तो क्वेश्चन तो कुछ ना घुमा के पूछेंगे ही ना। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? चूंकि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट उत्तर प्रदेश ही होगा टॉप पर, है ना? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस रिपोर्ट आई है और इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। अब देखिए इस रिपोर्ट की खास बात क्या है, रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? जारी करता कौन है? तो आप बताओगे गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो है ये इस रिपोर्ट को जारी करता है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को किसकी किसके आदेश पर जारी किया जाता है? तो आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किया जाता है कि भाई जरा बताओ किस राज्य में किस हिसाब से जस्टिस सिस्टम चल रहा है, क्रिमिनल पर वहां पर रिपोर्ट्स दायर किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं कि नहीं लिखे जा रहे हैं? पता आ रहा है, पता लग रहा है पीड़ित आ रहा है, उसको मारकर भगा दिया जा रहा है इस थाने में, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इस मामले में रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला भाई ये योगी के राज्य में उत्तर प्रदेश में बड़े अच्छे से ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहा है, मतलब सभी राज्यों के अपेक्षा टॉप पर चल रहा है। तो ये याद रखना, ठीक है जी। आगे, किस कंपनी ने शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन कुकिंग का प्रदर्शन किया? किस कंपनी के द्वारा प्रदर्शन किया गया? अब आप कहोगे इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है उत्तर प्रदेश। एक्चुअली में ये जो प्रदर्शन किया गया है, ये जो कहें कि प्रयोग किया गया है, ये नोएडा में किया गया है, ठीक है ना? नोएडा में किया गया है, नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा का नाम है ना गौतम गौतम बुद्ध नगर, याद रखना, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में दिए रहे तो नोएडा समझना, नोएडा दिया रहे तो गौतम बुद्ध नगर समझना। शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हाइड्रोजन कुकिंग प्रदर्शन किया है किसने? एनटीपीसी ने। एनटीपीसी यानी कि ये रेलवे वाली एनटीपीसी नहीं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाला नहीं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक है महारत्न कंपनी, ठीक है ना? महारत्न कंपनी है ये, महारत्न कंपनी है, 1975 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं, सिंह इसके महानिदेशक हैं, ठीक है। चलिए तो एनटीपीसी ने, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने कहां पर मस्जिद बिन अब्दुल्ला नामक मस्जिद निर्माण करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के द्वारा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम की मस्जिद निर्माण की जा रही है। कहां पर निर्माण की जाएगी? तो आप कहोगे अयोध्या में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 2019 में जब फैसला आया था, 2019 में जब कोर्ट का आदेश आया था, भगवान राम मंदिर के पर आदेश आया था, तो उसमें 5 एकड़ की जमीन दी गई थी मुस्लिम पक्ष को भी, याद होगा आपको। तो 5 एकड़ की जो जमीन दी गई थी वहां पर बनना था मस्जिद और हॉस्पिटल बनने थे 500 बेड के, ठीक है ना? क्या बनना था? देखो ये कहां पर दी गई थी जमीन, ध्यान रखना, 5 एकड़ की जमीन दी गई थी। और कहाँ दी गई थी? ये कहाँ दी गई थी? तो अयोध्या जिले के ही धन्नीपुर में, धन्नीपुर अयोध्या में, धन्नीपुर अयोध्या में दी गई थी 5 एकड़ की जमीन, ठीक है जी। अब 5 एकड़ की जमीन पर अभी तक वहां कुछ नहीं बना, 500 बेड का हॉस्पिटल बनना था और एक मस्जिद बननी थी, अभी तक कुछ नहीं बना। तो जब ये राम मंदिर का उद्घाटन हो गया
तो एक फाउंडेशन आता है, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, ये सामने आता है और इसने ये कहा कि भाई हम बनवाएंगे हम मस्जिद, और इस मस्जिद का नाम क्या होगा? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ध्यान रहे, मस्जिद का नाम भी पूछा जाएगा, फाउंडेशन का नाम भी पूछा जाएगा। कहाँ पर बन रही है? अयोध्या में, धन्नीपुर गांव में, जहां 5 एकड़ जमीन मिली थी, आवंटित की गई थी। ठीक है, अगला, यूपी सरकार ने कहां पर उत्तर प्रदेश की पहली जल मेट्रो सेवा या कहें वाटर मेट्रो सेवा शुरू की है? यूपी की पहली। अब यही ध्यान रखना, अगर पूछा जाए भारत की पहली मेट्रो भारत की पहली वाटर मेट्रो पूछा जाए तो क्या बताओगे? भारत की पहली वाटर मेट्रो पूछेगा तो क्या बताओगे? तब आप बताओगे ये कोच्चि में। कहां पर भाई? कोच्चि में, केरल में है। ठीक है, और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो, तो भैया सारा कुछ उठा करके दे दिए, कहां पर? अयोध्या में। अयोध्या में वाटर मेट्रो उत्तर प्रदेश की पहली शुरू की गई है। वाटर टैक्सी पूछा जाए तो आप बताओगे महाराष्ट्र, मुंबई में। वाटर टैक्सी अगर पूछा जाए, वाटर टैक्सी पूछा जाए तो आप बताओगे मुंबई में। मुंबई में वाटर टैक्सी, कोच्चि में वाटर मेट्रो। उत्तर प्रदेश का पहला वाटर मेट्रो अयोध्या में। एक और चीज ले लो, अंडर वाटर मेट्रो पूछा जाए तो क्या बताओगे? अंडर वाटर मेट्रो पूछा जाए तो क्या बताओगे? अंडर वाटर मेट्रो पूछा जाए तो आप बताओगे हुगली नदी के अंदर बना है, कोलकाता में। ठीक है ना, कोलकाता में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर, हुगली नदी पर बना है क्या? अंडर वाटर मेट्रो, देश का पहला। ठीक है, याद रहेगा सब। चलो अगला, बाकी मेट्रो की शुरुआत 1984 में कोलकाता में ही की गई थी। 2002 में, अच्छा ये यूपी वाला है तो भाई बता ही देते हैं ना। देखो, मेट्रो की शुरुआत 1984 में की गई थी कोलकाता मेट्रो के रूप में। 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई। खुद करके आते हैं यूपी में। यूपी में मेट्रो की शुरुआत 2016 में हुई। उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश में 2016 से मेट्रो चल रही है। ठीक है, दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जब ये चल रही है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन कहे जाते हैं ये भी ध्यान रखना। यूपी में मेट्रो याद रखना, उत्तर प्रदेश में मेट्रो की शुरुआत कब हुई ये पूछा जाएगा। मेट्रो की शुरुआत कब हुई तो आप बताओगे 2016 में हुई साहब। कहां से? लखनऊ मेट्रो के रूप में। लखनऊ मेट्रो के रूप में। मेट्रो जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ज्वाइंट वेंचर है, 50-50% की ज्वाइंट वेंचर है। उत्तर प्रदेश मेट्रो की शुरुआत 2016 में लखनऊ से की गई। और दूसरी बात ये, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो आप बताना, ई श्रीधरन। ई श्रीधरन। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेइंग गेस्ट योजना शुरू की? पेइंग गेस्ट योजना। अयोध्या में जब श्री राम मंदिर का उद्घाटन था 22 जनवरी को, मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? मंदिर उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन कब हुआ था? तो हुआ था ये 22 जनवरी। श्री राम मंदिर उद्घाटन कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को। ठीक है जी, तो जब उद्घाटन था तो उस टाइम पर भीड़ बहुत ज्यादा आ गई थी, होटल्स वगैरह सब फुल चल रहे थे, उतने होटल्स बने नहीं थे। ऐसे में राज्य सरकार ने पेइंग गेस्ट योजना शुरू की। यहाँ पर इस योजना के तहत क्या होता था, जो वहां के निवासी हैं, जिनके घर में 1-2 रूम खाली हैं, वो 1-2 रूम को, 2 रूम 4 रूम जितना जिसका खाली है, वो पेइंग गेस्ट योजना के तहत उसको किराए पर उठा सकते हैं। ठीक है ना, इस योजना के तहत। तो इसमें रजिस्टर करना होता था, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरू की थी। इसमें रजिस्टर करना होता था और पेइंग गेस्ट मतलब गेस्ट आकर के पे करके इसका रूम का मतलब एक दिन वहां पर ठहरने का व्यवस्था ले सकता था। ठीक है, तो ये शुरू की गई थी। चलो आगे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया? भैया बेसन के लड्डू तो हनुमानगढ़ी का बहुत फेमस है ना, हनुमानगढ़ी का फेमस है। और हनुमानगढ़ी कहाँ पर? हनुमानगढ़ी। मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो समझ लो 10 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन अयोध्या से बनना तय है। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत डीप में पढ़ के जाना। एक और चीज, मैंने अयोध्या राम मंदिर पर एक वीडियो दी थी टॉप 25 क्वेश्चन की, कोशिश करना सर्च करके वो भी देख लेना, अभी तो बहुत टाइम है तो देख लेना उसको। हनुमानगढ़ी कहाँ पड़ता है? अयोध्या में। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के लड्डू को, जो कि बेसन का लड्डू होता है, उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके बारे में तो आपको सब कुछ पता ही होना चाहिए। 1999 में बिल लाया गया था, 2003 में जाकर एक्ट बना। पहला दार्जिलिंग की चाय बनी
पहला जीआई टैग पाने वाला प्रोडक्ट। ठीक है, नोट्स ले लो, फटाफट से लिखते चलो, बहुत सारे फैक्ट मैं वैसे ही बोल दे रहा हूँ, उनको सबको नोट डाउन करते रहो। वीडियो को एक दो बार देख लेना, ठीक है, वीडियो अभी देख लो, एक दो बार एग्जाम से पहले बार फिर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डाउनलोड करके रख सकते हो या शेयर करके रख सकते हो, ठीक है। डाउनलोड कर लोगे तो हमारा व्यू नहीं बढ़ेगा और अभी मतलब कि फायदा कम होगा, डाउनलोड नहीं करोगे तो थोड़ा सा हमारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो, लेकिन देख लेना दो बार, भूलना मत। तो ये हो गया जी हनुमानगढ़ी अयोध्या में। एक और बात मैं बता दूं आपको, हाँ, हनुमान जी जब भी जाना पड़ता है अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने, तो हनुमान जी के यहाँ पहले हाजिरी लगानी होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो लोग रेलवे के एस्पिरेंट हैं, रेलवे एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये ई बुक लाई गई है साइंस की। साइंस की ई बुक है, 1100 प्लस क्वेश्चन है इसमें, A4 साइज में है, प्रिंटेबल है। बहुत सारे लोग हैं ना, ई बुक प्रोवाइड करते हैं तो एप्लीकेशन में प्रोवाइड करते हैं, उसको लोग न डाउनलोड कर पाते हैं न प्रिंट करा पाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आपको व्हाट्सएप पर ही ई बुक भेज दी जाएगी, जाकर खूब प्रिंट आउट करो, अपने यार दोस्तों में बांटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप ले करके पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कितना बेहतरीन कंटेंट है इसमें। ऑब्जेक्टिव थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां पर न्यूमेरिकल जरूरत वहाँ न्यूमेरिकल, जहां फिगर जरूरत वहाँ फिगर, ई बुक आपको तैयार करके दी गई है। और लास्ट 6 मंथ की तो अभी ई बुक आ ही गई है। हमारी जो भी ई बुक आती है वो दोनों लैंग्वेज में आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो चाहे हिंदी वाले बच्चे हों चाहे इंग्लिश वाले, दोनों इसका फायदा उठा सकते हैं। अर्धवार्षिकी भी आ गई है, अगर आपको पढ़ना है तो अर्धवार्षिकी से भी आप पढ़ सकते हो। आगे, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना आपको, जिससे आपको ये ई बुक मिले, ठीक है। ये नंबर नोट डाउन कर लो, 7235939467। इस पर व्हाट्सएप करोगे, क्यूआर कोड भेज जाएगा, उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके आपको ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। आगे, हाल ही में यूपी सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान राशि को 15,000 से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि को बढ़ाया है, ये 15,000 से बढ़ा करके कर दिया कितना, 25,000। कन्या सुमंगला योजना आप जानते हो, विभिन्न चरणों में बेटी पैदा होने पर, बेटी के जन्म होने पर होने पर पर इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है, मतलब जाता है कई चरणों में। जैसे पैदा हुई तब उसमें दिए जाएंगे 2,000 रुपए, इसके बाद फिर उसको कुछ टीके लगे 1 साल के अंतर्गत, तो उन टीकों के आधार पर तब दिए जाएंगे कुछ। उसके बाद जब वो पहली क्लास में एडमिशन होता है उसका कक्षा में, तब मिलता है। 5वीं क्लास में जब एडमिशन हो गया, 6ठी क्लास में एडमिशन होगा, 9th क्लास में एडमिशन होगा, या ग्रेजुएशन में जब एडमिशन होगा, तो ऐसे ऐसे 5 से 6 चरणों में टोटल 25,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं उस कन्या के गार्जियन को, ठीक है। तो ये है कन्या सुमंगला योजना। अगला, किस फाउंडेशन ने नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की हुई है। बताइए किस फाउंडेशन के द्वारा ये किया गया है, नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा। नोएडा एयरपोर्ट जो है, पहले ये था जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, जेवर एयरपोर्ट इसका था पुराना नाम, ठीक है ना। और अब इसका नाम क्या हो गया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला है उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। जब मैं स्टैटिक कराऊंगा बिल्कुल आपके एग्जाम से बिल्कुल करीब, ठीक है। आप अभी सब सब्जेक्ट पढ़ो आराम से, बाकी के सारे सब्जेक्ट तैयार करो। करंट अफेयर अभी मैं करा दे रहा हूँ, स्टैटिक जी के आने वाले कुछ दिनों में करा दूंगा आपका। तो आप इन दोनों के लिए हमारे ऊपर निर्भर हो जाओ, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से जो जो मैं बताऊं वही वही जा करके बैठ जाना एग्जाम में, 100% करके आओगे, और करके आओगे तो यहाँ पर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पहले था जेवर एयरपोर्ट, अब हो गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5 एयरपोर्ट हैं यूपी में, 5 एयरपोर्ट हैं, 13 एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जो भी चीजें हैं सब आपको बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए, स्टैटिक जीके में वो सब बताया जाएगा। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रख लो। एक तो आपका लखनऊ में है, लखनऊ में जो है उसे कहते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है, लखनऊ, ठीक है जी। उसके बाद अगर पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री कहां पर, देखो नाम याद रखना गुरु, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी में, बाबतपुर वाराणसी में है। नाम याद रखना क्योंकि नाम ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुशीनगर एयरपोर्ट, कुशीनगर
इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये कुशीनगर में है, उत्तर प्रदेश का ही जिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? अयोध्या में है, अयोध्या में है। और पांचवा मैंने आपको बताया जे एयरपोर्ट। तो ये पांचवा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला इकलौता राज्य है उत्तर प्रदेश। आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। आदि योगी शिव आप देख रहे हो, कर्नाटक में है ना एक आदि योगी की, तो ऐसी ही यहाँ पर बनाई जाएगी 242 फीट ऊंची प्रतिमा। कौन बना रहा है? तो ईसा फाउंडेशन बना रहा है, ईसा फाउंडेशन, ठीक है ना, ठीक है। सदगुरु जी का नाम सुने हो, उन्हीं का है फाउंडेशन। अगला, हाल ही में किस शहर को अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है? जल योद्धा, वाटर वॉरियर, वाटर वॉरियर का मान्यता मिला है किस शहर को? अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए, जो अपशिष्ट जल होते हैं उसका बेहतर मैनेजमेंट के लिए। कौन सा? तो देखो कौन सा हो सकता है, उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नोएडा, नोएडा शहर जो है इसको वाटर वॉरियर का अवार्ड मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की? सेमीकंडक्टर पॉलिसी, देखो सेमीकंडक्टर पॉलिसी गुजरात लाने वाला था लेकिन उत्तर प्रदेश ला दिया। समझ में आई बात? गुजरात लाने वाला था, उत्तर प्रदेश ने लागू कर दिया। तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश लागू किया है, लागू कर दिया है सेमीकंडक्टर पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लगा देना। गुजरात अगर बनेगा तो सेकंड बनेगा, क्योंकि ये घोषणा कर चुका है गुजरात भी ऑलरेडी ही कि लाएंगे। तो पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च किया, सेमीकंडक्टर पॉलिसी। इसके अलावा लखनऊ में ये एक आईटी, लखनऊ में एक एआई शहर भी बना रहे हैं, लखनऊ में एआई शहर भी बना रहे हैं, लखनऊ में, ठीक है। अभी एससीआर की भी घोषणा की गई है, स्टेट कैपिटल रीजन। लखनऊ में कुछ और आसपास के जिलों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है, वैसे ये स्टेट कैपिटल रीजन होगा। इन सब के बारे में आगे आने वाले एपिसोड में आपको सब कवर कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश एआई शहर, पहला एआई शहर बनेगा भारत में, सिंगापुर के आधार पर, मॉडल पर लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी अगले एपिसोड में कवर कराएंगे। फरवरी 2024 में पीएम मोदी ने कहां पर श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो एक कल्की धाम मंदिर बन रहा है। कल्की, अभी कल्की एक मूवी भी आई थी, तो इस मूवी में यही बताया गया था भगवान कल्की के बारे में। हालांकि भगवान कल्की जो हैं, ये ऐसा नहीं एक मूवी के बाद ही सबको पता चला, इसके पहले भी बातें थी, है ना। भगवान कल्की को दोस्तों भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है, 10वां अवतार माना जाता है। तो इनका एक मंदिर बन रहा है, श्री कल्की धाम मंदिर। इसकी आधारशिला रखी है पीएम मोदी ने, और ये कहाँ बन रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के संभल में बन रहा है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के संभल में बन रहा है, उत्तर प्रदेश का ही जिला है संभल, यहाँ पर बन रहा है श्री कल्की धाम मंदिर। याद रहेगा जी, याद रहेगा। चलिए, तो ये अच्छा, ये प्रमोद कृष्णम इसके इसके अध्यक्ष है ना इस मंदिर के ट्रस्ट के। तो प्रमोद कृष्णम, प्रमोद, आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद अब बीजेपी में आ गए, है ना। तो ये कल्की धाम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, ठीक है ना, मुख्य पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं। और पीएम मोदी ने इस मंदिर की आधारशिला रखी है। क्लियर? आप देखे होंगे अभी रिसेंटली एक चर्चे में एक शब्द आया है एससीआर, एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक है ना। स्टेट कैपिटल रीजन ये क्या है भाई, इसको समझते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसको चाहे क्वेश्चन के रूप में आप समझ लो, चाहे वैसे ही समझ लो। एससीआर पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर के सिस्टम में होगा। देखो बाकी की जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है ना, सिर्फ यही वाला पहला क्वेश्चन जो है इसको डिटेल में आपको समझाना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे स्पेशल तौर पर ले लिया है। चलो, एससीआर, एससीआर जो है यूपी सरकार ने अभी घोषणा की है कि हम भैया एससीआर पर काम करेंगे। एससीआर है क्या? तो देखो एससीआर का मतलब स्टेट कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन यानी राजकीय राजधानी क्षेत्र। हिंदी में भी याद रख लो क्योंकि ये पूछा जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन,
स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक है, राजकीय राजधानी क्षेत्र। आपने नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर सुना होगा, दिल्ली एनसीआर सुना है ना। तो दिल्ली एनसीआर में क्या है कि दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं उसमें से राजस्थान के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, इन जिलों को मिला करके स्टेट कैपिटल रीजन बनाया गया, सॉरी नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया है दिल्ली का। मतलब दिल्ली में अब चूंकि भाई सब चीज का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में करना है, हर एक चीज राजधानी है तो उसमें हर एक चीज का हेडक्वार्टर हो, हर चीज का बड़ी बड़ी सुविधाएं हो, संसद भवन भी है, राष्ट्रपति भवन है, सभी मंत्रियों का आवास भी है, मतलब बहुत सारी चीजें तो लानी ही है। तो ऐसे में दिल्ली में सब आना भी चाहते हैं, तो दिल्ली को डेवलप इतना कैसे कर सकेंगे, मतलब उसमें क्षेत्र तो लिमिटेड ही है। तो ऐसे में कुछ एक सिस्टम लाया गया कि चलो ऐसा करते हैं कि आसपास के कुछ जिलों को इसमें लेकर मिलाकर के एक नेशनल कैपिटल रीजन बनाते हैं, जिससे क्या करेंगे कि अगर जो लोग को रहना होगा, यहाँ पर आना चाहते हैं, या कोई हेडक्वार्टर या कोई फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह लगानी है, तो ऐसा करते हैं कि आसपास के भी उनको अपॉर्चुनिटी ऐसे देंगे कि भाई यहाँ पर भी उतना ही डेवलपमेंट है, आप आओ और यहाँ से काम करो, आप दिल्ली में ही माने जाओगे, दिल्ली एनसीआर में माने जाओगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे लोग दिल्ली की तरफ और आकर्षित हुए, दिल्ली एनसीआर बोल करके। तो जब भी कोई बजट लाया जाता है, जब भी कोई विकास की बात की जाती है, तो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में की जाती है, जिससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का भी विस्तार हो, विकास हो, ठीक है ना। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में सब लखनऊ आना चाहते हैं, सबको अपना हेडक्वार्टर भी करना है, हम लोग भी इलाहाबाद से छोड़कर लखनऊ आ गए, है ना, तो सबको अपना हेडक्वार्टर भी यहीं करना है, सबको फैक्ट्री भी लगानी है, सबको अपने ऑफिसेस खोलने हैं, और उसके बाद फिर क्योंकि भाई राजधानी है तो राजधानी का भौकाल अलग है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ तो हम लोग डेवलप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग आसपास के 7 जिलों को, आसपास के, ध्यान रखिएगा, आसपास के 7 जिलों को, उत्तर प्रदेश के आसपास के 7 जिलों, कौन से आसपास, लखनऊ के आसपास के 7 जिलों को आगे साथ ही साथ में डेवलप किया जाएगा, जिससे ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, ये हो जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन। तो जब भी कोई विकास की बात आएगी, कोई विकास का मॉडल आएगा लखनऊ से रिलेटेड, तो लखनऊ एससीआर का डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे लोग यहाँ पर भी रहने वाले व्यक्ति जो है अपने आप को लखनऊ एससीआर का, सॉरी, अपना मान सके अपने आप को, और वहां से ये अपना काम कर सके, ठीक है जी। तो अब ये हुआ जिससे उसकी दूरी भी नहीं पड़ती है कैपिटल की बहुत ज्यादा। तो अब देखो लखनऊ के आसपास के कौन से वो 7 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा जिला लखनऊ एससीआर का क्षेत्र का के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, आने वाले जितने भी साल ले लो, 10 20 50 साल, सब जगह अब ये क्वेश्चन बनने वाला है। और शुरुआत तो अभी से हो रही, क्योंकि 2024 में इसकी घोषणा हुई है। तो आने वाले सभी सालों में आपको इसको स्टैटिक के रूप में पढ़ना पड़ेगा, हालांकि अभी तो ये करंट अफेयर है। तो लखनऊ के आसपास के वो 7 जिले कौन कौन से हैं भाई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, और लखनऊ तो है ही राजधानी, ठीक है। तो सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव, याद रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और लखनऊ को लेकर 7 हो गया। तो ये 7 जिलों का किया जाएगा, कहेंगे डेवलपमेंट किया जाएगा। ये 7 जिले उत्तर प्रदेश की मैप में यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये 7 जिले आपके पड़ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई, एससीआर समझ में आ गया पूरा अच्छे से। तो अभी इसका मॉडल प्रस्तुत किया है किसने, योगी आदित्यनाथ जी ने। इसके तहत 50 सालों का विजन आगे का रखा गया है, आगे 50 सालों का डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है। अब ये तो एक डिटेल थ्योरी रही, डिटेल बात रही। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आते हैं और बाकी के क्वेश्चन आंसर देखते हैं करंट अफेयर के, ठीक है ना। ये एससीआर समझ में आ गया ना, ये ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर क्राइम सबसे अधिक हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कहाँ हो रहे हैं भाई, जहां सबसे ज्यादा लोग हैं, कहां पर सबसे ज्यादा लोग हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश कैंसर के मामलों में भी ज्यादा है, हिंदी में लिख दो, उत्तर प्रदेश कैंसर के मामलों में भी, कैंसर के मामलों में सबसे ज्यादा, मामलों में, और कैंसर से मृत्यु के मामले में भी, कैंसर से
मृत्यु के मामले में दोनों में है क्या भैया, नंबर 1 उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश, ये दोनों ही मामलों में टॉप पर है, कैंसर के मामलों में भी और कैंसर से मृत्यु के मामले में, और यहाँ साइबर क्राइम के मामले में भी सबसे ज्यादा है। साइबर क्राइम मतलब जो साइबर से रिलेटेड जो चोरी ठगी फ्रॉड होते हैं वो सभी साइबर क्राइम के तहत आते हैं। साइबर मतलब इंटरनेट, मोबाइल, इन सबसे वगैरह। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश का ये पहला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला है, मैं लिख दे रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का पहला है, पहला है। ठीक है ना। और अगर आपसे भारत का पहला पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? भारत का अगर पहला पूछा जाए, भारत का पहला पूछा जाए तो आप बता देना दोस्त, भारत का पहला भागलपुर में है। भागलपुर कहाँ है? भागलपुर बिहार में, भागलपुर बिहार में भारत का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित है। ठीक है, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र। उत्तर प्रदेश का पहला कहां पर है? गोंडा में। कहां पर? गोंडा में। गोंडा एक जिला है, ठीक है ना, फैजाबाद के पास है, गोंडा बस्ती बहराइच। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला जिला जो है कछुआ संरक्षण रिजर्व यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। चलिए, किस राज्य ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एम युवा योजना शुरू की? तो एम युवा योजना शुरू की है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। यूपीजीके का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उत्तर प्रदेश ने एम युवा योजना शुरू की है। इसके तहत युवा उद्यमियों को दिया जाएगा, युवा उद्यमियों को दिया जाएगा ब्याज पर ऋण। ठीक है, उद्यमियों को मिलेगा ऋण, ऋण यानी कि लोन मिलेगा। ठीक है, युवा उद्यमी जो होंगे उनको लोन मिलेगा। इसके लिए बजट कितना रखा गया है? इसके लिए बजट रखा गया है 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है एम युवा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में। अगला, आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो देखिए 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा राज्य आयुष्मान भारत योजना के तहत, पीएमजेएवाई योजना जिसे कहते हैं, इसके तहत सबसे ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड जारी किया है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। तो 5 करोड़ संख्या भी पूछा जा सकता है, सबसे सर्वाधिक भी पूछा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश ही लगाएगा। एक एक करके आते हैं। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री मंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है ना, तो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? बनेगा आपसे पीएमजेएवाई योजना में ए का क्या अर्थ है? ऑप्शन में आयुष्मान, आरोग्य, अयोग्य, असमर्थ। ठीक है, तो बस कोई जरूरी नहीं फुल फॉर्म में पूरा पूरा फॉर्म पूछ लेगा ए का क्या अर्थ है केवल, या फिर पूछ लेगा जे का क्या अर्थ है, जन कल्याण, जन भागीदारी या जनता, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखना आरोग्य योजना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्त? तो शुरुआत हुई थी 23 सितंबर को, 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी ने किया था, पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। कहां से पूछा जाएगा? तो कहां से आप बताओगे? रांची से। कहां से? रांची से। रांची कहां है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड में 2018 में रांची में 23 सितंबर के दिन से शुरू हुई आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, वर्ल्ड लार्जेस्ट या कहें बिगेस्ट, कहें ज्यादा सही होगा, लार्जेस्ट मतलब वो वाला लंबा हो गया, वर्ल्ड बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, योजना है ये, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। स्वास्थ्य बीमा का मतलब क्या? स्वास्थ्य के लिए बीमा, बीमा मतलब कि इंश्योरेंस, यानी कि कितना इंश्योरेंस की धनराशि? 5 लाख तक, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष। ठीक है, तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाता है प्रति वर्ष। किसको? जिसके पास हो आयुष्मान कार्ड,
जिसके पास हो आयुष्मान कार्ड। तो ऐसे अब उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्ति हो गए हैं? 5 करोड़ से ज्यादा। समझ में आई बात? कहीं पर कोई भी डाउट हो पूछिए। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इसको मंजूरी दी गई। ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है मुझे, फर्स्ट पार्ट में भी मैं कवर कराया था इसको। चलिए, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी मतलब कि हम लोग हाइड्रोजन ईंधन का यूज करेंगे आगे आने वाले टाइम पर। हो सकता है हाइड्रोजन बसेस लाई जाएं, हो सकता है हाइड्रोजन से रिलेटेड और कोई चीजें यूज की जाएं। तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत हम लोग ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कौन लोग दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोग दे रहे हैं। ये लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ध्यान रहे, लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट है यूपी। ठीक है, घोषणा अगर पूछा जाए कि यूपी के अलावा कौन और घोषित कर चुका है, तो गुजरात ने भी घोषणा कर दी है कि हम भी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश निकला उससे भी आगे, इन्होंने लागू भी कर दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक चीज और, साइंस का क्वेश्चन ले लो, रेलवे के एग्जाम भी दे रहे हो सब लोग साथ में। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। ध्यान रहे, हाइड्रोजन यानी H2 को क्या कहते हैं? फ्यूचर फ्यूल। फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं, भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? क्योंकि ये जीरो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं करता है। और आगे हम लोग इसी पर तो काम कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ना हो, है ना। चलिए आगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने रेलवे स्टेशनों के नाम को बदलने की घोषणा की है? तो देखो, यूपी सरकार जो है, वैसे तो रेलवे स्टेशन का नाम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा आपको, गलत भी है एक प्रकार से अगर देखा जाए टेक्निकली। उत्तर प्रदेश सरकार स्टेशन का नाम नहीं बदल सकती है ना, उसको केंद्र से मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन डबल इंजन है, दोनों यहीं का है, मतलब बीजेपी का ही है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। चलो, फिलहाल क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि रेलवे मंत्रालय की बात है और रेलवे मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन आता है। अब 8 जो बदले गए हैं, ये एक ही जिले से बदले गए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्वेश्चन, मतलब नाम नहीं पूछा जाएगा आपसे। 8 8 स्टेशन बदले जाएंगे, बहुत छोटे छोटे स्टेशन, कोई बड़ा नहीं है स्टेशन, इसलिए इसलिए अमेठी के, इसलिए जो है इसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से याद करने की भी ज़रूरत उतना नहीं है। मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा नेम लिस्ट भी। 8 स्टेशन जो हैं ये चेंज किए जाएंगे, अमेठी जिले के हैं, आठों के आठों स्टेशन बहुत छोटे छोटे हैं, हाल्ट है, कहीं कहीं पर स्टॉपेज है, मतलब कोई बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन होगी तो रुकेगी भी नहीं इन सब जगहों पर, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा स्टेशन होता जरूर आपको बताया जाता। किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया? किस हाई कोर्ट ने किया? मदरसा शिक्षा अधिनियम, इसको रद्द करने की घोषणा की है दोस्तों, किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर, इसके डिसीजन पर रोक लगा दी। मतलब इन्होंने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया। मदरसा शिक्षा अधिनियम के तहत क्या होता था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट होते थे वो मदरसा में जो पढ़ते थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोग जो है ठीक तरीके से शिक्षा नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हो रही है, उस स्टैंडर्ड पर बच्चे तैयार होकर नहीं निकल रहे हैं जो स्टैंडर्ड उनको चाहिए होता है ना, मतलब कि आगे आकर कंपिटिटिव के लिए, तो आगे आकर उनको काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ जाता है क्योंकि वो बाकी लीग से बच्चों से पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए आपको बाकी वाले बोर्ड में शामिल करा जाएगा। तो ऐसे में इन्होंने इस पर, इस शिक्षा अधिनियम को ही रोक दिया, मतलब इस मदरसा शिक्षा अधिनियम के बोर्ड को ही रद्द कर दिया था हाई कोर्ट ने। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस डिसीजन पर स्टे लगा दिया। अब ये अगला क्वेश्चन यही है हमारा, मदरसा को लेकर के नहीं है यहाँ पर, चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसी में बता दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है, ये भी ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगा दी गई है, रोक, ठीक है ना, लग गई है। तो ये भी ध्यान रखना, ये अपडेटेड न्यूज है और ये तो इसका न्यूज बना ही था, मदरसा शिक्षा अधिनियम का। दोनों ही पॉइंट मैंने बता दिया क्योंकि ये चर्चे में था तो क्वेश्चन बनेगा जरूर। अब रोक लगा दी है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया, भाई लगभग 5 से 6 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसमें पढ़ रहे हैं, तो उनका इस साल का, इस सीजन का पूरा पूरा सेशन खराब हो जाएगा। तो ऐसे में अभी के लिए ये फिलहाल स्टे है। हाल ही में किस राज्य के 15 उत्पादों को जीआई टैग प्रमाणित उत्पादों की सूची से जोड़ा गया? देखिए, जीआई टैग, यूपी के स्पेशल जीआई टैग जो है ना, यूपी के जीआई टैग, इसको मैं यहां पर करंट अफेयर में नहीं बताऊंगा क्योंकि यूपी के बहुत सारे जीआई टैग हैं। सबसे ज्यादा यूपी में जो है सर्वाधिक सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य बन चुका है, वाला राज्य बन चुका है
उत्तर प्रदेश 75 के आसपास में इसके जीआई टैग हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश के केवल, है ना। तो इसलिए ये 75 तो यहाँ पर बताया नहीं जा सकता। अभी 15 और प्रोडक्ट को जीआई टैग दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के, इसको ध्यान रखिएगा। इसको स्टैटिक में मैं आपको कोर्स में कवर कराया हुआ हूँ, और नहीं होगा तो फिर करा दूंगा अभी हाल फिलहाल में, ठीक है ना। वैसे तो मुझे लग रहा है मैंने कराया हुआ है इसको, ठीक है, यूपी स्पेशल का। चलिए, अच्छा एक और जरूरी बात, यूपी स्पेशल जीके का जो लोग बैच लेना चाहते हैं तो वो लोग उसे ले सकते हैं। अब कल से नया अपडेट आ जाएगा मोबाइल ऐप का, तो उस नए अपडेट के थ्रू फिर आप अच्छे से पेमेंट वगैरह कर पाओगे। कुछ पेमेंट में इशू आ रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो इसलिए नया अपडेट जब आ जाएगा, नया अपडेट कर लोगे तो फिर आप वहां से बैच परचेज कर सकोगे, ठीक है। यूपी जीके का स्पेशल बैच अवेलेबल है आपके लिए। चलिए, हाल ही में कहाँ के तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को जीआई टैग दिया गया? तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति धातु, ये कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया? तो देखिए, अभी अयोध्या के बारे में मैंने आपको बताया था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी कल वाली वीडियो देखे होगे तो जरूर याद होगा। हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को मिला था जीआई टैग। बेसन का लड्डू खाए हो ना, ठीक है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला था। यहाँ तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति धातु की बात की जा रही, ये फेमस है दोस्तों वाराणसी में, ठीक है ना, वाराणसी में। अब देखिए, जीआई टैग में पूरे भारत में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला जिला जो है वो है वाराणसी। ध्यान रखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में कुल 75 जीआई टैग हैं, ठीक है ना, ये कंफर्म है, 75 जीआई टैग हैं। अब इसमें उत्तर प्रदेश से केवल वाराणसी से सबसे ज्यादा, वाराणसी में सर्वाधिक 30 जीआई टैग हैं, ठीक है। वाराणसी में अकेले 30 जीआई टैग हैं। अब उत्तर प्रदेश में ये जो 75 जीआई टैग प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, ये जो 75 है, इसमें दोस्तों 58 जो हैं ये हस्तशिल्प हैं, हैंडलूम्स हैं, ठीक है ना, हैंडीक्राफ्ट कह सकते हो। 58 जो है ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, हस्तशिल्प प्रोडक्ट हैं। और बाकी के बचे कितने बच रहे हैं आपके? 15 2 17, ये 17 जो हैं ये आपके कृषि उत्पाद है, ठीक है ना, ये आपके कृषि उत्पाद हैं 17। तो ये भी ध्यान रखना, अगर बहुत डीप में जाकर के पूछेगा तो ये पूछेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश में कितने हस्तशिल्प प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। वहीं पर गलती कर जाएंगे कुछ लोग, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 लगा देंगे, लेकिन हस्तशिल्प 58 और 17 जो है कृषि प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं? तो वाराणसी, आप बताइएगा 30, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए अगला, इस लेवल के क्वेश्चन कहीं आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म है जहां पर इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, हर प्रकार के आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगाई है? तो मदरसा, देखिए अभी एक क्वेश्चन पर मैंने डिस्कशन किया है, अभी उत्तर प्रदेश के, कहाँ गया, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट का मदरसा जो वो लाया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो इसके नियम पर रोक लगा दी है किसने? स्टे लगा दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। चलिए अगला, अभी एक और ऐसे बीच में नाम आया था ना, कांवड़ यात्रियों के जो यात्रा वाले जो रूट था, उस रूट पर जो दुकानें थी, खाने पीने की दुकानें, उस पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उस पर भी रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये भी अपडेट जान लीजिए, इसको मैंने क्वेश्चन में नहीं लिया, लेकिन आप पूछा भी नहीं जाएगा, बस जस्ट इन्फॉर्मेशन जानिए। वित्तीय वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राज्य ट्रांसमिशन लाइन, कौन सी राज्य की ट्रांसमिशन कंपनी है जो सबसे ज्यादा लगाई हुई है? तो आप बताओगे यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो है ये बहुत ही बेगैरत कंपनी है, हम लोग काफी झेले हैं इससे, लेकिन ठीक है, फिलहाल यूपीपीसीएल जो है काम अच्छा की है अन्य राज्यों के मुकाबले में, ठीक है। उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है ट्रांसमिशन लाइन के जोड़ने के मामले में, उत्तर प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइन सबसे ज्यादा जुड़ी है। दूसरे पर कौन है? गुजरात, दूसरे पर गुजरात है। अगला, किस आईआईटी संस्थान ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया? किस आईआईटी संस्थान ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश में आईआईटी संस्थान कौन सा है इकलौता? तो आप बताओगे कानपुर, आईआईटी कानपुर ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। उड़ान क्या है? ये किसके लिए, अगर पूछा जाएगा किस उद्देश्य के लिए, तो उद्देश्य बताइएगा
उद्देश्य बताइएगा ड्रोन स्टार्टअप के लिए, ड्रोन स्टार्टअप के लिए, ठीक है ना, ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। तो आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स वगैरह जो होंगे ड्रोन में कुछ नए अपडेट्स करेंगे और ड्रोन स्टार्टअप को जिससे बढ़ावा मिलेगा, ड्रोन स्टार्टअप्स की मदद करेंगे। तो आईआईटी कानपुर उड़ान जो है कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। 2025 से 2029 तक मोटो जीपी इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये मैं कई बार आपको डेली करंट अफेयर में और वैसे भी चिल्ला चिल्ला करके बताया हुआ हूँ कि भैया मोटो जीपी वाला पूरा ठेका ले लिया योगी जी ने। मोटो जीपी रेस जो होगी ये भैया कहाँ होगी? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में, इंटरनेशनल सर्किट में, ठीक है। ये कहाँ पर है? नोएडा में है, नोएडा में है, जिसे हम लोग कहते हैं गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। याद कैसे रखोगे? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट गौतम बुद्ध नगर में है, नोएडा में इंटरनेशनल सर्किट, ठीक है। यहाँ पर मोटो जीपी रेस होगी, मोटर जीपी रेस बाइक वाली, ठीक है ना। तो मोटर बाइक वाली रेस है, कब से कब तक होगी? 2025 से 2029 तक। ये डील हो गई है, ये डील हो गई है भैया फाइनल। इससे पहली वाली जो रेस हुई थी ना वो भी यहीं पर हुई थी, 2024 वाली भी यहीं पर हुई थी इसी में, और बेहतरीन आयोजन हुआ। तो फिर ये डील पूरा 2005 मतलब 5 साल के लिए आगे उत्तर प्रदेश को ही मिल गया, नोएडा को ही मिल गया, इसी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित होगा। एक और क्वेश्चन अभी नया अपडेटेड बना हुआ है, क्यों चर्चे में आया था जब मैं इसको डेली करंट अफेयर बताया था? क्योंकि शिखर धवन को बनाया गया इसका ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। इसका बनाता हूं, ये मोटो जीपी रेस का यहाँ पर। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों शिखर धवन को, शिखर धवन को, क्रिकेटर है ना शिखर धवन। चलिए आगे। हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ 5वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो आप बताइएगा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को, उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब हो गए हैं 5 टाइगर रिजर्व। तो चलो भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब बताओ। पहला वाला आप ले लो, लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। एक बात ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एक नेशनल पार्क है, ठीक है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा चीता मध्य प्रदेश में, ठीक है। चीता तो मतलब इकलौता वही मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क, और नाम क्या है उसका? दुधवा नेशनल पार्क। क्या नाम है? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इकलौता, ठीक है ना, इकलौता, इकलौता नेशनल पार्क है। कहां पर है? तो आप बताइएगा लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। चलिए दूसरा आ जाओ। दुधवा नेशनल पार्क में जो है यहीं पर दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। मैंने आपको एक चीज समझाया था, जो लोग नए बच्चे होंगे देखो समझ लो कि जैसे ये हुआ है नेशनल पार्क, ठीक है, खूब बड़ा सा नेशनल पार्क, इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर, जंगली सब रहते हैं, ठीक है ना। इस नेशनल पार्क में मान लो कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर शेर लोग रहते हैं या टाइगर लोग रहते हैं, तो टाइगर लोग हैं तो भाई उस एरिया में जाना नहीं है, तो वो टाइगर को संरक्षित करने का एक क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो उसे कहा गया टाइगर का, या कहें कि बाघ का संरक्षण क्षेत्र, यानी टाइगर का रिजर्व क्षेत्र। तो ये हो गया टाइगर रिजर्व। तो एक नेशनल पार्क के अंतर्गत टाइगर रिजर्व हो सकता है, ठीक है। अब उसी में बीच में मान लो कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, जहां वाइल्ड लाइफ की सेंचुरीज की बात की जा रही हो, तो वो हो सकता है। तो एक नेशनल पार्क के अंतर्गत वो भी हो सकता है, ठीक है। रीजनिंग वाला क्वेश्चन पढ़ते हो नहीं है, सभी ईंटें किताब हैं, सभी किताबें ईंट हैं, वगैरह वगैरह, वैसे ही। तो इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, यहाँ दुधवा नेशनल पार्क लिखा हूँ तो इसको दुधवा टाइगर रिजर्व भी लिखा रहेगा, तब भी आप परेशान मत होना, नहीं तो कहो कि दुधवा नेशनल पार्क सुने थे, इसको दुधवा टाइगर रिजर्व कैसे बोल रहे हो सर, है ना। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब कुछ लोग फिर अब कहेंगे कि सर अभी आपने बताया केवल एक नेशनल पार्क है, लेकिन टाइगर रिजर्व 5 गिनाए जा रहे हो, तो फिर अगेन वही वाली बात आ जाओ। टाइगर रिजर्व तो एक हो सकता है छोटा सा, लेकिन नेशनल पार्क तो बड़ा वाला होता है ना। तो नेशनल पार्क के अंतर्गत टाइगर रिजर्व होता है, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत नेशनल पार्क नहीं होता है ना। तो नेशनल पार्क एक ही है उत्तर प्रदेश में, टाइगर रिजर्व 5 है,
ठीक है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, दुधवा नेशनल पार्क हो गया या दुधवा टाइगर रिजर्व कह सकते हो। इसके अलावा ये अमानगढ़, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया। चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और पांचवा जो है ये है सुहेलवा, सुहेलवा वन्य अभयारण्य भी है, वहीं पर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब ध्यान रहे, पूछा जा सकता है आपसे एक क्वेश्चन कि बताओ सुहेलवा टाइगर रिजर्व जो है ये किन किन जिलों में बनेगा। तो याद रखना किन जिलों में, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ये स्थित है। तो सुहेलवा वन्य अभयारण्य जो है ये इसी में, जो सुहेलवा टाइगर रिजर्व है, ये सुहेलवा वन्य अभयारण्य का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ फैला है। तो आप बताओगे कहाँ कहाँ, बलरामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब, तो उसमें एक ऑप्शन एक जिला कोई और दे देगा और पूछेगा निम्न में से सुहेलवा वन्य अभयारण्य का क्षेत्र नहीं आता है किस जिले में, तो आप बता देना। ठीक है ना, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा को छोड़कर बाकी का कोई भी जिला होगा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के गड्ढों के नाम किस राज्य के शहरों के नाम पर रखे गए हैं। तो मंगल ग्रह पर 2 गड्ढे खोजे गए हैं और गड्ढों के नाम यूपी और बिहार के 2 जगहों के नाम पे रखे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार आप लगा देना आंसर। मंगल ग्रह में 3 गड्ढे बेसिकली खोजे गए हैं, 3 गड्ढों के नामकरण किए गए हैं, 3 गड्ढों के नामकरण किए गए हैं, लेकिन एक गड्ढे का नाम एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। नाम रखे गए हैं, पहला जो है ये है लाल क्रेटर, अच्छा गड्ढा को क्रेटर कहते हैं ना, लाल क्रेटर। दूसरा है मुरसन क्रेटर, मुरसन क्रेटर, ये यूपी से है। और तीसरा जो है हिल्सा क्रेटर है, हिल्सा क्रेटर, और ये है बिहार से। ठीक है, तो बिहार से लाल क्रेटर जो है ये एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर, देवेंद्र लाल, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। ठीक है ना, लाल क्रेटर। तो ये 3 क्रेटर का नाम रखा गया है, याद रखना इसको। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, गंज जिले में ये एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र, या आपसे पूछा जा सकता है एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण, एशियाई गिद्ध संरक्षण। ठीक है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ खुला है, तो गिद्ध है, वल्चर मतलब गिद्ध होता है ना। तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बना हुआ है ऑलरेडी और आगे भी बनेगा। ठीक है ना, ये बन चुका है। गिद्ध जो है ये पूरी दुनिया में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। 2007 में IUCN की रेड लिस्ट में इसे डाला गया था, रेड लिस्ट में। रेड लिस्ट मतलब बिल्कुल विलुप्त प्रजाति, बहुत ज्यादा खतरे वाली प्रजाति कि अब ये विलुप्त होने की कगार पर है। तो IUCN की रेड लिस्ट में 2007 में डाला गया था। CSC रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। संपीड़ित बायोगैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस जो है इसके उत्पादन में टॉप पर उत्तर प्रदेश है। एक होता है CNG जो आप गाड़ी वगैरह देखते हो, CNG से चलने वाली गाड़ियां होती हैं, ऑटो होते हैं, तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है ना, इसमें N का मतलब हुआ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, और यहाँ पर B का मतलब हुआ बायोगैस। ठीक है ना, तो कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन में बात की जा रही है। C फॉर कंप्रेस्ड होता है, याद रखना। आगे, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कहां पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंदिरों का संग्रहालय, ये पहला होगा शायद मंदिरों का संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स, म्यूजियम्स ऑफ टेम्पल। ठीक है, ये कहां पर होगा स्थापित, अयोध्या में, अयोध्या में। और कौन बनाएगा, टाटा सन्स, टाटा ग्रुप को जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा मतलब ये मंदिरों का संग्रहालय। इसके लिए 650 करोड़ के आसपास में हुई है डील, 650 करोड़ की लागत पर बनाया जाएगा।
किस जिले में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव मनाया गया जिसके तहत 15 टन आम जापान भेजे गए? तो उत्तर प्रदेश में देखो आम महोत्सव पूछा जाएगा तो आप बता देना लखनऊ। ठीक है, ओडीओपी योजना आप सुने हो ना, ओडीओपी देखो, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है काफी पुरानी समय से ये उत्तर प्रदेश में चल रही है ना। तो ओडीओपी योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे मैंने आपको 4 प्रमुख फेस्टिवल बताए थे। केला महोत्सव बताया था, केला महोत्सव, ठीक है, कुशीनगर में केला महोत्सव, कुशीनगर केला महोत्सव, आम महोत्सव लखनऊ, लखनऊ का मलिहाबाद जो है बहुत फेमस है। एक बार मैंने देखा था क्वेश्चन यूपी स्पेशल में कि बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पर निम्न में से कौन सा जो स्थान है आम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है? तो याद रखना मलिहाबाद, मलिहाबाद लखनऊ, ठीक है ना। ये दोस्त याद रखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के, इसके बाहर से नहीं आएगा। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, है ना। चलिए, अब आम महोत्सव हो गया, इसके अलावा और क्या बताया था मैंने? केला महोत्सव, कुशीनगर, आम, और काला नमक चावल महोत्सव जो है, काला नमक चावल महोत्सव जो है ये याद रखना सिद्धार्थ नगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला ये भी है, यहाँ पर मनाया जाता है। अगला, जुलाई 2024 में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर टाटा पावर के संग अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार टाटा को मतलब काफी अच्छे तरीके से डील दे रही है, खूब धगाधक। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये घर घर सोलर टाटा पावर के संग अभियान शुरू करके उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की योजनाओं को अग्रसित करेंगे। टाटा पावर टाटा सन्स की एक यूनिट है। अब उत्तर प्रदेश छोड़ो, भारत सरकार की 2 योजनाएं मैं आपको बताता हूँ। एक पीएम सूर्य घर योजना, ठीक है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। एक प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 2 योजनाएं बताई थी अभी, जो 15 अगस्त के भाषण में पीएम मोदी ने घोषणा किया था, पिछली बार के बजट में भी आया था। तो सूर्योदय योजना और सूर्य घर योजना, इसके तहत क्या होगा? एक योजना के तहत तो 300 यूनिट तक का बिजली मुफ्त किया जाएगा। एक योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को रूफ टॉप सोलर पैनल प्रोवाइड किया जाएंगे, जिसमें 40% सब्सिडी सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, ठीक है। तो ये दोनों केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? अब बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी गलत करके आएंगे कुछ लोग। उत्तर प्रदेश सरकार के किस देश की सीमा पर? अब उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश राज्य किस देश से सीमा लगाता है? किस देश से लगाता है भाई? सीमा कहाँ से आई थी? सीमा नेपाल से तो आई थी यार। तो सीमा नेपाल से आई थी और नेपाल से ही सीमा लगाता है भारत, ठीक है। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सीमा पर मित्र वन स्थापित किए जाएंगे। इसमें हालांकि वो सीमा से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब मित्र वन से है, पेड़ पौधों से है, ठीक है ना। मित्र वन स्थापित किए जाएंगे यहाँ पेड़ पौधे लगाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 36 करोड़ पौधे लगाकर, करोड़ पौधे एक दिन में लगाकर, ये भी एक क्वेश्चन है याद रखना, दिन में लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस भगदड़ के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया? आपने देखा था अभी 2 जुलाई को हाथरस जिले में भगदड़ हुई थी और 123 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें इसके न्यायिक जांच के लिए अभी 3 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता। देखो, जो भी कमेटी बनती है, जो कमीशन बनता है, उसमें जो अध्यक्ष रहता है उसी के नाम पर कमीशन का नाम रख दिया जाता है। आप सुने होंगे बलवंत राय मेहता समिति, तो इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अध्यक्ष बलवंत राय थे। विजय केलकर समिति, विजय केलकर अध्यक्ष। ऐसे ही मतलब रंगनाथन समिति, रंगनाथन अध्यक्ष। कुछ भी जो भी समिति होगी, जो अध्यक्ष होगा उसी के नाम पर उस समिति का नाम रखा जाता है। तो यहाँ ये आयोग जो है ये जांच वगैरह करने के लिए था, ठीक है। अगला, हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? सारस दोस्तों, सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है ना। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाए भी जाते हैं, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाए भी जाते हैं सारस या क्रोंच, सारस क्रेन जो भी कहो। अभी यहाँ पर एक नई रिपोर्ट जारी हुई है
इसकी गणना की और इसमें बता दिया गया है कि अब आबादी बढ़कर हो गई है 19,918 2024 में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि राजकीय पक्षी है भाई। चलो अगला, हाल ही में कहां पर एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो एशिया की पहली, भाई भारत में नहीं पूरे एशिया में पहली बार स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा स्थापित की गई है। ये छोटे पशु पक्षियों के लिए, छोटे छोटे जीवों के लिए, छोटे जीव जंतुओं के लिए है। जैसे जैसे मेढक हो गया, खरगोश हो गया, ठीक है ना, छोटे जीव जंतुओं के लिए ये है, उनके लिए क्लिनिकल सुविधा है तो ये प्रोवाइड करेगी। फरीदाबाद में ये स्थापित की गई है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, यूपी जीके का स्पेशल जो बैच लेना है जिनको, जिसमें यूपी का पूरा इतिहास, यूपी का स्टैटिक जीके, पूरा मैप वाइज जिले जोन कौन कौन से हैं, मंडल कैसे हैं, मैप में कैसे याद रखना है, कितने बॉर्डर एरिया के जिले हैं वगैरह वगैरह सब आपको पढ़ाया गया है। तो अगर आप जिनको बैच लेना है वो व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप आपको किस पर करना है, नंबर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 7235939467। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको ये बैच मिल जाएगा। फटाफट से 10 दिन के अंदर पूरा तैयार कर डालिए और एमजेटी एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए क्योंकि टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।